चलिए, इसके बारे में बहुत से लोग पढ़ते नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ। लिम्फ को छोड़ देते हैं, लिम्फ क्योंकि समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता लिम्फ है क्या, छोड़ देते हैं, पेपर में आ जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है लिम्फ। लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फ, बात एक ही है। होता क्या है समझो ध्यान से, पहले मैं बता रहा हूँ वो सुनो, फिर जो यहाँ पर लिखा है वो पढ़ लेंगे। ठीक, लिम्फ है एक तरीके से, कभी आपको छाला पड़ा है, पड़ा है छाला? जैसे कभी हल्का फुल्का हाथ जल जाए तो एक बलून जैसा छाला पड़ जाता है, पता है ना? उस छाले के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ जाता है, आता है स्किन। कहीं भी हो सकता है यार, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। मतलब स्किन फूल गई तुम्हारी, ये मान लो अंदर एक वाटरी लिक्विड फुल फुल उसके अंदर घुस गया है, घुसा कहीं नहीं है, वो बॉडी के अंदर से ही आया है। वो जो लिक्विड है ना वो लिम्फी है। बात समझ में आई क्या? हाँ, अरे सुन लो भाई, कभी छाला पड़ जाता है, जो लिक्विड घुस जाता है ना वो बबल जैसा बन जाता है, वो अपने आप में वो लिक्विड क्या है, लिम्फ। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसी चोट लगी, घिस गई स्किन, स्किन घिस गई और वहां पर एक ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, वाटर ड्रॉपलेट जैसा जमा हो जाता है। वो है कभी ऐसा, वो वही वाला लिक्विड है, जस्ट बीनीथ द स्क्रीन, मतलब स्किन, जस्ट बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, सेलुलर लेवल पे, सेल के गैप के बीच में बराबर। जैसे मान लो ये सेल है हमारे ह्यूमन सेल, सेल के अंदर नहीं बोल रहा मैं, ये एक सेल है, 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 ये एक सेल, इनके बीच का जो गैप है ना, इन गैप के अंदर ये लिक्विड है, इन गैप के अंदर, सेलुलर लेवल पे जो गैप है, इन गैप के बीच में ये नेटवर्क ऑफ लिक्विड है पूरा, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। एक सेल में अगर कोई चीज एक्सेस है तो वो लिम्फ में दे देगा, लिम्फ उसे ले जाके दूसरे सेल को दे देगा, ले भाई अब्जॉर्ब कर ले मेरे में से चुपचाप। एक सेल में कोई चीज कम है तो वो उस लिम्फ से ही तो कम्युनिकेट करेगा कि भाई लिम्फ तेरे पे है तो दे दे थोड़ा सा। बस समझ में आ रही क्या? मान लो तुम्हारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो डूबे हुए हैं लिक्विड के अंदर, तो पूरा लिक्विड अपने आप में क्या है, लिम्फ। एक तरीके से ब्लड जैसा ही है, पर ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ब्लड ही है बट कैसा, ट्रांसपेरेंट है। बस समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ब्लड से कंपेयर कर लेते हैं इसको कई बार, इसलिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट बाद, ब्लड के बाद ही पढ़ रहे हैं ना हम इसको। क्यों पढ़ रहे हैं भाई ब्लड के बाद? कनेक्टिव टिश्यू जैसा ही तो काम कर रहा है, ब्लड जैसा ही तो काम कर रहा है ना। कुछ हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कुछ टाइप के मिनरल्स को, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब सेलुलर की, सेलुलर लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स है सेल की, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही तो कर रहा है ब्लड, और ये भी सेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। बस ये है कि वो नसों में फ्लो कर रहा है और ये सेल के आसपास, उसके बीचों बीच में कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा है, स्किन के अंडर फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एक बार रीड कर लें इसको। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, इस पे इधर उधर नहीं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. इसका दूसरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। टिश्यू फ्लूइड क्यों? क्योंकि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, इन सेल के गैप के बीच में जो फ्लूइड है वो क्या माना जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। ठीक, थ्रू द पोर्स present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein, and blood cell escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. जैसे ये जो सेल है, इन सेल,
ये मान लो तुम्हारी स्किन के सेल है, मान लो चीक जो है, मान लो वहां पे ये सेल है तुम्हारे चीक्स के। इन चीक्स के सेल को एक नस होगी जिनके अंदर क्या फ्लो हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, और ये नसें आपस में आगे आके ब्रेक डाउन हो रही होगी पतली पतली कैपिलरीज में, हो रही होंगी ऐसे कि नहीं। इन कैपिलरीज के अंदर से ही वो ऑक्सीजन इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ठीक। बट इन कैपिलरीज से ही थोड़ा सा लिक्विड बाहर आके इसके चारों तरफ फैला, थोड़ा बहुत प्रोटीन निकल आया, ये इन कैपिलरीज से निकल के सेल के चारों तरफ फ्लो कर रहा है। इस लिक्विड को क्या बोला गया है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, ठीक। तो प्लाज्मा निकल गया या कुछ प्रोटीन्स निकल गए या ब्लड सेल्स ही खुद निकल गए, ठीक। ब्लड सेल्स में स्पेसिफिकली कौन, वाइट ब्लड सेल्स, स्पेसिफिकली वाइट ब्लड, थोड़ा बहुत वाइट रेड ब्लड सेल बहुत उसमें, बट वाइट ब्लड सेल्स यूजुअली ज़्यादा, पस वस पड़ जाती है ना इतनी ईजिली, है ना, वो इसलिए इसी वजह से आ जाती है। तो लिम्फ अभी है क्या, ये बात समझ में आई। अब इसका काम क्या है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, क्योंकि ब्लड के प्लाज्मा ही तो लीक होकर निकला, सिमिलर ही होगा, बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, ठीक है, लेस प्रोटीन। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो मैंने आपको बताया सेल के बीच का जो गैप है उनके अंदर, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल मतलब एक बड़ा कंटेनर जैसी चीजें बनने लगी, मतलब अब ये जो लीक हो रहा है कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, एक कहीं तो एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो रही होंगी, वो उसकी बात हो रही है, लिम्फेटिक वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। अब यही फाइनली जो लार्जर वेन्स हैं उनके अंदर वापस कलेक्ट भी होता रहता है, कुछ फ्लो कर रहा है, कुछ कलेक्ट हो रहा है, कुछ रिटेन हो रहा है, कुछ कलेक्ट हो रहा है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स excess fluid from extracellular space back into the blood। ये लिम्फेटिक टिश्यू हर जगह है पूरी बॉडी में, यानी कि स्किन के अंदर ही, इन बॉडी के इनसाइड भी है, इंटेस्टाइन की लेयर्स के अंदर भी है, वहां से डाइजेस्टेड फैट को क्या कर लिया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया। डाइजेस्टेड फैट क्या होता है भाई, डाइजेस्टेड फैट क्या है, फैट किस में डाइजेस्ट हो रहा है जाके, फैटी एसिड्स में, यानी कि फैटी एसिड्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके पहुंच रहा है, ठीक है, बात समझ में आई क्या। और फिर उस तरीके से पूरी बॉडी में वो उसको पहुंचवा देता है, और जो एक्सेस है वो वापस कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। पतली चीज़ों का एक काम ये भी है कि वो एब्जॉर्ब भी करती है ईजिली। जो दिया होता है ना, दिया उसके अंदर बाती लगाई जाती है, तो बाती को अगर जूम करके देखेंगे पतले पतले फाइबर्स होते हैं, वो कैपिलरी जैसा ही करते हैं काम, इसलिए उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन, पतली चीज जो लेंथ में ज्यादा है डायमीटर में कम, अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है। तौलिया भी यही काम कर रहा है, विली भी यही काम कर रही है, पतली है, लिक्विड मिला खींच लिया अंदर में। एक पतली सी ट्यूब लेना, बहुत पतली ट्यूब, स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ उससे भी पतली चीज, ठीक है। जैसे मान लो पेन की रिफिल, पतली वाली पेन की रिफिल लेना, बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ठीक। उस रिफिल को क्या करना, पानी के अंदर, ठीक है, ऐसे करके बस टच करना, अपने आप पानी उसके अंदर घुस जाएगा, अपने आप ही पानी एब्जॉर्ब कर लेगा वैसे कि नहीं। तो ये जो एक्शन इसके अंदर ऐसा हो पा रहा है, ऑटोमेटिकली पतली चीज उसको एब्जॉर्ब कर रही है अपने आप ही, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ लेवल पे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। सेम ऐसी दिया बाती में बाती करती है, सेम ऐसे ही तौलिए के अंदर वो छोटे छोटे फर्श जो निकले रहते हैं ना बाहर की तरफ, ऐसे ही मान लो इंटेस्टाइन के अंदर विली है, उस तौलिए के अंदर जैसे वो धागे निकले हो ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही, जैसे लिक्विड पे टच हुआ एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे जैसे ही डाइजेस्टेड फूड उसके पास आया एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल सेम एक्शन है, कुछ अलग नहीं। ऐसे एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। बात समझ में आई क्या। एक बार देख लो, कार्ड का स्पेंड 2 लाख से ऊपर होगा ना, हाँ,
तो शायद पेमेंट के बाद रिवर्सल आएगा, देखते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो समझ में आ गया, ब्लड का काम क्या है वो समझ में आ गया, हमारी कैपिलरीज कैसे काम कर रही है समझ में आ गया, लिम्फ क्या है समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का स्ट्रक्चर नहीं पूछो ना, लिम्फ का काम क्या है बताओ भाई। लिम्फ जो सेलुलर लेवल पे स्पेसिफाइड फिल करता है, हेल्प करता है एक सेल को दूसरे सेल से ट्रांसपोर्ट। ये तो ऊपर की बात हो गई, मेन काम क्या, टेक्निकल टर्म्स में क्या काम लिखोगे? हाँ क्या करता है? ठीक है, मेन काम क्या है? जब इंजरी नहीं हो रही तब क्या काम है उसका? वो तो तब भी वहां है। किसका? हाँ, प्रोटीन एंड डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके, डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा रहा है? सारे सेल्स तक पहुंचा रहा है। एक तो ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा, सेल के प्रोटीन्स का भी एक तरीके से ट्रांसफर कर रहा है, चाहे लिमिटेड टाइम उसमें कर रहा हो, क्वांटिटी में कर रहा। ठीक, ये टेक्निकल टर्म्स लिख के आनी पेपर में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और इसका फंक्शन पूछ ले जाता है, कई बार पूछ ले जाता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं इसको, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्गन तो है नहीं, कुछ इसकी शेप जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, सही तरीके से समझ पाता नहीं बच्चा, इसलिए ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं और नंबर कम आ जाते हैं। 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, फिर लेंथ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। हर वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जिसकी यहाँ पे हेडिंग छोटी सी लिख रखी है, हेडिंग लिखी नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने किसी पैराग्राफ पे इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार मार्क लगा दिया या ऐसे पैराग्राफ पे लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई मान लेना मेरी बात कि वो इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से कोई भी चीज़ पहुंच रही है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लांट्स की पत्तियों में क्या हो रहा है तो हमने समझ लिया, पत्तियां किस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर रही हैं थ्रू थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, कौन सा प्रोसेस बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस, हाँ डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन, ये तो हमें समझ में आ गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आ गया, बट पूरे प्लांट के अंदर मिनरल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, पूरे प्लांट के अंदर वाटर कैसे फ्लो कर रहा है वो, और किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर हम 10th क्लास में 9th क्लास में अच्छे से पढ़े, जाइलम का काम भी अच्छे से पढ़े। क्या काम है जाइलम का? वाटर एंड मिनरल्स को फ्लो करवाना फ्रॉम रूट्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, एक डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। बट फ्लोएम क्या है, जो फूड बना रही है ना पत्तियां, उन फूड को पत्तियों से लेकर सारे पार्ट्स में पहुंचा रही है, इसका मतलब वो मल्टी डायरेक्शनल है। वो क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक पत्ते को लेना, मतलब पत्ते को, एक पतली सी टहनी को लेना, ठीक है, या कोई पड़ी हुई मिल जाए तो उसको भी ले लेना, उसको दोनों तरफ से एकदम शार्प काट लेना या तिरछा काट लेना, थोड़ा सा इस तरीके से काट लेना ऐसे। अब एक लिक्विड लेना, उसमें हल्का सा कलर मिला लेना, मतलब पानी लो और उसमें हल्का सा क्या मिला लो, कलर, ठीक है। कलर मिला के इसको उसके अंदर डिप कर देना इतना, और छोड़ दो 4-5 घंटे के लिए। ये कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा कुछ कुछ रीजन्स में, और यहाँ पर आपको वो कलर दिखाई देना स्टार्ट होगा अलग अलग रीजन में। जहाँ जहाँ जिन जिन पैटर्न्स में वो कलर दिखाई दे रहा होगा वो लाइनें अपने आप में क्या है, जाइलम है, ठीक है। क्योंकि जाइलम का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे में पहुंचाना। We have discussed earlier how plants take simpler compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. ये तो हमने पढ़ लिया, अभी समझाया भी इसके बारे में, देखो मेरे रिफ्लेक्सेस। The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately.
इनको भी क्या करना पड़ेगा भाई, हमें सेपरेटली लेके जाना पड़ेगा। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। लाइक सबसे ज्यादा जो चाहिए वो क्या है, NPK, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। याद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ाया था। केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया के बारे में बताया था, यूरिया का फॉर्मूला बताया था NH2CO NH2। सबसे ज़्यादा क्या है उसके अंदर, नाइट्रोजन। प्लांट को फिजिकल ग्रोथ के लिए, प्लांट को अपने साइज के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन की। दिव्या नींद आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी, फिर मना क्यों कर रहे हो, इतने में उड़ जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन और बस। चलिए जी, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है प्लांट को, सबसे ज्यादा क्या रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके अलावा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम भी रिक्वायर्ड है, ये अपने आप में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, है ना, ये कैसे पहुंच रहे हैं भाई पूरे प्लांट की बॉडी में, किस तरीके से पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक, the absorption of these substances therefore occurs through a part in contact with soil, namely roots। अब रूट्स इनको एब्जॉर्ब करके प्लांट के अंदर जो टिश्यू है, जाइलम टिश्यू, उन तक पहुंचा दे रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल contacting organs and chlorophyll containing organs are small, तो क्या होगा भाई, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर इजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना भाई, डिफ्यूज हो जाता अगर ये डिस्टेंस कम होता, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ और जहाँ से मिल रहा है वहाँ, बट डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा। हर लीव के सेल को, टोमेटो सेल को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा बाकी सारे जितने भी सेल हैं प्लांट के अंदर सबको एनर्जी चाहिए चाहिए, तो भाई इसके लिए भी एक सिस्टम होना जरूरी है ताकि स्पीड में पहुँचा जा सके। बट इफ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्लांट बॉडी डिजाइन, देखो जब वो छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्लांट अभी बीज से उगी रहा है, छोटी सी हाइट है बेचारे की, उसके अंदर कहाँ जाइलम कहाँ फ्लोएम, ठीक है, तब तो वो बीज से अंदर से ही लेके चल रहा सब कुछ, ठीक। बट जब वो बड़ा होने लग जाएगा, अब उसकी पत्तियों में और जड़ों में गैप आता, तो नए नए टिश्यूज उसके अंदर बनने स्टार्ट हो जाते। इधर तुमने देखा जब पक जाती है कोई चीज़ तो उसके अंदर रेशे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जब वो कम पकी होती है, कच्ची होती है। मतलब जब वो कच्ची है साइज छोटा भी है और प्लस अभी उसको आराम से वो मिनरल्स मिल रहे हैं, बट जब पकने लगेगी तो उसके अंदर वो जाइलम टिश्यू जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों बनने स्टार्ट हो जाए, और वही रेशे उसमें वो पतले पतले हमें दिखने, फाइबर्स जैसे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in, है ना भाई, रूट के अंदर जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक, पत्तियों को जो वो रिक्वायर्ड है वो डिफ्यूजन से खाली नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में हमें अलग से कुछ ना कुछ ट्यूब वाला सिस्टम चाहिए ही चाहिए जिसके थ्रू वो फ्लो करवाए सके। A proper system of transportation is therefore essential in such situation। चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से उनको चैनलाइज किया जा सके, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एक तरीके से बड़ी बॉडी के लिए तो भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम होना जरूरी है। तो क्या हो रहा है भाई, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज, है ना भाई, उसकी पूरी कवरिंग पे ही डेड सेल्स हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं किसी चीज़ की, मरे ही पड़े हैं भाई, वो तो बस चिपके हुए हैं जहाँ हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए उनको अलग से दिल धड़कवाने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज्ड सिस्टम करने की उनको अलग से वैसी जरूरत नहीं है कि एक सिस्टम होना ही होना चाहिए, पंप लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या है, नेचुरली यहाँ एक सिस्टम तो दे दिया पाइप वाला, एक पाइप तो दे दिया कि चल ठीक है भाई लिक्विड को तो पाइप के थ्रू फ्लो करवा ही लो, है ना, बट उसके अंदर लिक्विड फ्लो करवाने के लिए पंप नहीं लग रहा अलग से, मतलब जैसे ह्यूमन हर्ट होता है वैसे उसके अंदर कोई हर्ट
बोलोगे भाई पाइप के थ्रू फ्लो तो करवाना है लिक्विड, और ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लो करवाना है जाइलम में, तो भाई एनर्जी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए, प्रेशर सिस्टम तो चाहिए, क्योंकि लिक्विड हमेशा लो एनर्जी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी बोले तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डेवलप करता है, मूव करता है। तो भाई यहाँ कैसे करवाया जाए, कोई बताएगा भाई? यहाँ पर मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जो हाई प्रेशर डेवलप होता है रूट के अंदर देखो, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है रूट प्रेशर, दो अलग अलग चीजें ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें, रूट प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर, चलो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। हम पानी देते हैं, है ना, जब हम पानी देते हैं, जिस समय पर वो पानी हमने दिया उस समय पर क्या हुआ, रूट के बाहर वाले सेल, मान लो ये एक रूट है कोई भी जिसके आसपास सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और आपने पानी दे दिया, पानी रूट्स तक पहुंचा, सॉइल ने कुछ पानी एब्जॉर्ब कर रखा ताकि जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाए तो यहाँ से धीरे धीरे मिलता रहे। तो जब तुमने पानी दिया तो बाहर बहुत सारा पानी है, रूट में पानी कम है, कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ है अभी। अभी कैसे डिफरेंस हुआ? कंसंट्रेशन, कि तुमने ज्यादा कर दिया बाहर, ऐसे सिनेरियो में रूट पानी को एब्जॉर्ब करेगी, इसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पानी अंदर आ गया, अब पानी अंदर आ चुका, ये पानी अब फ्लोएम्स के जाइलम के थ्रू क्या करेगा? मूव करेगा पूरी बॉडी में, है ना। बट मूव कैसे करेगा ऊपर? चलो एब्जॉर्ब तो कर लिया अंदर, भाई रूट तक तो पानी पहुंच गया, इस पानी को ऊपर कौन धकेलेगा भाई? पंप लग रहा है क्या कोई नीचे? फिर सवाल तो खड़ा होना है ना, कि चलो ठीक है, ऑस्मोसिस से इसने एब्जॉर्ब तो कर लिया, रूट्स ने पानी को ऑस्मोसिस की वजह से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर तो लेके चला गया, ये अंदर से ऊपर कैसे पहुंचाएगा भाई? बताओ, ये मैंने बता रखा है। अरे बोल दो भाई, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है? कि रूट के अंदर हाई प्रेशर हो गया ताकि रूट से ऊपर की तरफ मूव कर सके। कैसे? अच्छा, नीचे हाई प्रेशर करने के लिए अगर मैं कैसे भी करके ऊपर लो कर दूं तो काम बन जाएगा। हमें तो हाई प्रेशर चाहिए एक तरफ, ऑटोमेटिकली जहां लो है वहां अपने आप मूव करेगा। अब चलो ठीक है, रूट के अंदर मैंने पानी एब्जॉर्ब तो करवा लिया, ठीक है, अब नीचे प्रेशराइज करने के लिए मेरे पास कोई पंप नहीं है कि रूट के अंदर मैं कुछ धड़कवा लूँ, कुछ पंप करवा लूँ कि ये पानी ऊपर की तरफ जाने लग जाए। मैं इतना कर सकता हूँ बाय नेचर, ऊपर पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ऊपर वैक्यूम बन जाए, ट्रांसपीरेशन। क्या हो रहा है भाई? पत्तियों से जो पानी है वो क्या होता है? तुम बोलोगे पत्तियों तक पहुंचा कैसे? शुरुआत में कैसे पहुंचा? तो बाबू तब पहुंचा जब वो छोटे से, जब वो प्लांट छोटा सा था तब वो पत्तियां पानी ले जाके कंटिन्यूसली बना ली उन्होंने पानी की, तो वो थी धीरे धीरे ऊपर सरक पा रहा था। बट अब ज्यादा अमाउंट ऑफ, जब पत्तियां बढ़ी ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? तो हो क्या रहा है, पेड़ों के अंदर जब पानी वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो बाबू, लो। पत्तियों के अंदर पानी का प्रेशर क्या हो गया? लो। तो बाबू यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? और आपको पता ही है लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता ही है, तो मूव करने लग जाएगा। इट्स दैट सिंपल, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट में प्रेशर डेवलप हुआ किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट में ऑस्मोसिस लेवल का प्रेशर डेवलप हुआ कैसे? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, तभी पानी देना पड़ता है। समझ आई? अपने आप पानी नहीं लेंगे वो, हमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वो पानी एब्जॉर्ब होता है। पानी बाहर होगा ही नहीं, सूखा रहेगा तो एब्जॉर्ब क्या करेगा वो? बात समझ में आई क्या? अब इतना भी नहीं कि पानी दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, ठीक, इस चीज का भी ध्यान रखना। नाउ the distance over which the transport system have to be operate, however, can be very large in the plants such as very tall trees.
So plant transport systems will move energy stores from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed as the independently organized conducting tubes. One is xylem, जो कि क्या करता है, water and mineral को move करवाता है, obtained from the soil. The other is phloem, transport products of photosynthesis from the leaves, where they are synthesized to other part of the plant. जाइलम कहाँ से लेके जा रहा है, रूट्स से. फ्लोएम कहाँ से लेके जा रहा है, लीव्स से. जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर की तरफ. फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है. याद रखना, डिफरेंसेस याद रखोगे. चलिए जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अब पानी कैसे हो रहा है आपको पता है, जाइलम के थ्रू हो रहा है. कैसे हो रहा है आप देखते हैं. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. एक मिनट. हेलो, हाँ जी भाई. हाँ हाँ हाँ, मैथ्स और साइंस. हाँ हाँ, अच्छा. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. 3:30 से 4:30. बढ़िया पढ़ने में, बढ़िया है पढ़ने में बच्चा. तो फिर उसको एडवांस एडवांस मैथ्स और साइंस भी पढ़ा दूंगा ना. मतलब मेरे 9th क्लास के बच्चे जो है ना, जितने भी हैं ज़्यादातर, मतलब मोर देन 50%, वो सारे के सारे 11th क्लास के बैच में भी पढ़ते हैं एडवांस, क्योंकि इनकी ना मैथ्स, एडवांस मैथ्स सर. ठीक है, ठीक है. ठीक. हाँ भाई, अब देखो क्या हो रहा है. In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and the leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. जैसे हमारे घर के अंदर क्या होता है, पाइपलाइन बिछी होती है ना, होती है ना. एक टंकी लगी होती है, पानी ग्राउंड वाटर से खींच के प्रेशराइज करके ऊपर टंकियों में भर देती है. हर जगह जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ हम नल लगा के पानी निकाल लेते हैं. ऐसे होता है ना. अब भाई यहाँ पर भी तो पूरे प्लांट में पानी का सिस्टम चाहिए चाहिए, तो पाइपलाइन इसके अंदर पूरे में होती है. वो पाइपलाइन ही है क्या, जाइलम टिश्यू, जाइलम ट्यूब्स. ठीक. एट द रूट्स, सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. ठीक है, क्या कर रहे थे, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आयंस को. दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. Water therefore moves into root from the soil to eliminate this difference. है ना भाई. रूट ने क्या कर लिया, आयन एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अंदर आयन ज्यादा हो गया और बाहर कम. अब पानी डालोगे तो पानी अब बाहर ज्यादा है, आयन अंदर कम है ना. यानी कि आयन की जगह पानी की जगह पे कौन है अंदर, आयन, है ना. अब क्या होगा, उस समय पर पानी की हाई कंसंट्रेशन बाहर होने की वजह से पानी अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा. This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. अब उसको ऊपर की तरफ पुश करने के लिए एक नीचे पानी की मात्रा कुछ ना कुछ डेवलप हो गई, पर ऊपर की तरफ पुश कैसे होगा, अपने आप तो होगा नहीं. ऊपर लो प्रेशर चाहिए, लो कंसंट्रेशन चाहिए. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in the plants. तो यहाँ पर पानी जो plants है वो दूसरा मेथड अपनाते हैं. क्या, plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. क्या करते हैं ये, ट्रांसपिरेशन. ठीक है,
प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, अगर प्लांट के अंदर बढ़िया मात्रा में पानी आ रहा है तो पानी क्या होगा, वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of the leaves create a suction which pulls water from the xylem cell of the roots. इसको बोलते हैं सक्शन पुल। क्या बोलते हैं इसको, सक्शन पुल। किसकी वजह से डेवलप हुआ, ट्रांसपीरेशन की वजह से। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ऊपर वाले पार्ट जो है, जो हवा में है, एक तरीके से उनकी कुछ स्टेम हो गई और लीव्स हो गई, इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of the water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। It also helps in temperature regulation। ठीक है भाई, पानी सर्कुलेट होगा पूरे में तो ठंडक ठंडक तो रहेगी। The effect of root pressure in transport of water is more important at night। जो रूट प्रेशर है इसका इफेक्ट जो है रात में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वहां पर तो ट्रांसपीरेशन हो नहीं रहा, तो अब रूट प्रेशर जो है उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ पानी को मूवमेंट करवाएगा। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपीरेशन पुल्स become the major driving force in the movement of the water in the xylem, but during night root pressure is more important। बात समझ में आई क्या, तो पानी कैसे फ्लो कर रहा है समझ में आया, फूड कैसे हो रहा है भाई, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। So far we have discussed about the transportation of water and minerals in the plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जो फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है वो। हेलो, हाँ भाई, हाँ अभी क्लास चल रही है, मैं ध्यान नहीं दिया, आज वॉच भी डाउन पड़ी है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा, फोन साइलेंट। ठीक है मैं बात कर लूँगा अभी। हेलो हेलो, अभी क्लास के बाद देख रहा हूँ। हाँ भाई, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, मतलब जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से बन रहे हैं, फूड ही तो बना रहा है फोटोसिंथेसिस, अब ये पूरे प्लांट में सर्कुलेट करवाने हैं, तो कैसे होंगे भाई, these are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। बेटा पेपर में आएगा दोनों, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन। क्या, ट्रांसपीरेशन वाटर की मूवमेंट, मिनरल की मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन फूड जो बन रहा है लीव्स में उसकी मूवमेंट। And it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances। These substances are specially delivered to the storage organ of the roots, fruits and seeds and to the growing organ, almost every part of the plant। The translocation of food and other substances take place in the sieve tube, which with the help of adjacent companion cell। याद हो तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायरेक्शनल। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical factors, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy दूसरे सेल की हेल्प से। ठीक है,
Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. ठीक, देखो रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और सक्शन पुल अलग अलग चीजें, सारी ध्यान रख लेना, मिक्सड अप मत कर देना. This allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. क्योंकि भाई पत्ते तो हैं नहीं, पत्ते तो झड़ चुके हैं, वहां से थोड़ी ना पहुंचेगी. So this is how transportation is happening in plants. समझ में आया? इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रह रहा है क्या? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, प्लांट का पार्ट भी रहेगा थोड़ा सा. वैसे प्लांट वाला पार्ट है, हाँ ये है, छोटा सा ही पार्ट है ना, पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से. तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक.